नमस्कार दोस्तों, मैं मेनपाल आपका स्वागत करता हूं आज के ऑनलाइन क्लास में। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है हिंदी की क्लास। और इस हिंदी की जो क्लास मैं लेके आया हूं, शुरू से लेके बिल्कुल अंत तक चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे। तो सबसे पहले आज जो पहली क्लास है, इसमें सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। चाहे वो किसी भी कंपटीशन लाइन का एग्जाम है, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो हिंदी के मूल रूप का ही होता है कि हिंदी के मूल रूप को जानना या भाषा की जो सबसे पहली इकाई होती है उसको जानना। तो हम उसी से शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो वो रहता है हमारा भाषा व वर्ण विचार। भाषा व वर्ण विचार आज की पूरी क्लास में मैं बात करूंगा भाषा व वर्ण विचार के टॉपिक पर। तो सबसे पहले भाषा व वर्ण विचार का टॉपिक समझने के लिए इसको जानना बेहद जरूरी होता है कि भाषा होती क्या है। यानी कि हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पुट होता है कि भाषा क्या होती है। तो इसको जानते हैं कि भाषा क्या होती है। यदि हमसे पूछे कि भाषा क्या होती है तो हमारा जवाब रहता है कि भाषा जो है वो विचारों व भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम होती है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि भाषा जो है वो विचारों व भावों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होती है। चलिए समझते हैं क्या होता है। भाषा जो है वो विचारों व भावों को आदान प्रदान करने का माध्यम, आदान प्रदान करने का माध्यम। आदान से मैं लूंगा कि विचारों को लेना, और प्रदान से अर्थ होता है कि विचार प्रस्तुत करना या देना। ठीक है, कि हमारे अंदर जो भी विचार है, जो भी भाव है, फीलिंग्स है, उसको दूसरों के सामने शेयर करते हैं हमने, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाषा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई की, तो लघुतम इकाई इसकी कहलाती है ध्वनि। भाषा की सबसे लघुतम इकाई जो है वो ध्वनि कहलाती है। और इसी ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, यदि ये ध्वनि हमारे सामने लिखे हुए रूप में आती है, इसका जो लिखित रूप है वो होता है वर्ण। लघुतम इकाई ध्वनि कहलाई और ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाया। अब इस ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है तो एक और रूप भी आता है, इसका उच्चारित रूप। और इसका जो उच्चारित रूप होता है, ध्वनि का उच्चारित रूप, वो कहलाता है, इस ध्वनि का जो उच्चारित रूप कहलाएगा वो कहलाएगा अक्षर। ध्यान से समझिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ध्वनि है, इसका लिखित रूप तो वर्ण कहलाएगा, और यदि इसका उच्चारित रूप है तो वो कहलाएगा अक्षर। और अक्षर वो चीज होता है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका खंड नहीं किया जा सकता, खंड नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो हमारे सामने है कै, ये इस कै लिखा हुआ है, इसका और खंडन जो है वो नहीं किया जाता, अतः इसको कहा जाता है अक्षर, यानी कि न घटने बढ़ने वाला, ये होता है अक्षर। इसके बाद मैं बात करूं यदि वर्ण की, तो यही वर्ण जो है आगे चल करके इनका समूह बनता है और एक क्रमबद्ध तरीके से एक माला में पिरोया जाता है। वो जो माला है वो कहलाती है वर्णमाला। यानी कि इन वर्णों का निश्चित समूह, वर्णों का निश्चित व क्रमबद्ध समूह, निश्चित व क्रमबद्ध समूह जो है वो कहलाएगा वर्णमाला। इसके अलावा हमारे सामने एक प्रश्न और उठता है यहाँ से कि हमने कर लिया ध्वनि, कर लिया वर्ण, कर लिया इसका उच्चारित रूप जो है वो अक्षर कहला दिया। अब यदि हमसे पूछे कि शब्द क्या होता है, एक और चीज आती है शब्द, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है ये रहता है कि शब्द कैसे बनता है। तो आइए मैं बताता हूं कि ये जो वर्ण है इनका जो सार्थक मेल होता है, कुछ शब्दों के सार्थक मेल, सार्थक मेल, इनसे मिलकर के बनता है शब्द। कैसे बनता है देखिए, जैसे हमारे सामने एक वर्ण है,
जय, इसके साथ में हमने मिलाया ले और एक और जय। ये तीन वर्ण अलग अलग है, ये तीनों मिल करके स अर्थ रूप में प्रकट हुए, इसलिए कहलाया जलज। और ये जलज एक अर्थ निहित शब्द है, इसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। जलज का अर्थ होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात ये कमल के लिए प्रयुक्त होता है। कमल के लिए प्रयुक्त जो है वो जलज होता है, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। भाषा है, भाषा क्या होती है? विचारों व भावों का आदान प्रदान करने का माध्यम जो है वो भाषा कहलाता है। भाषा की लघुतम इकाई जो है वो ध्वनि कहलाती है, और इस ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाएगा और इसका उच्चारित रूप अक्षर कहलाएगा। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता वह अक्षर होता है। और अक्षर का एग्जाम्पल मैं दे चुका आपके सामने। मान लो कै और कै, ये हलंत है, इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यदि मैं लिखूं कै इस प्रकार से तो इसका टुकड़ा किया जा सकता है। ये दो अलग अलग है, दो वर्ण मिलकर के बनता है। जैसे मान लो एक ये व्यंजन है इसमें, और इसके साथ में ए जुड़ता है, और ए जुड़ने के बाद ये पूर्ण वर्ण बनता है कै, यानी ये स्वर सहित है। और ये वर्ण जो है वो स्वर रहित। इसके बाद शब्द की हमने बात की। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द का एग्जाम्पल हम दे चुके, जैसे जलज 3 वर्णों से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ कमल होता है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बढ़ते हैं आगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसके बाद मैं बात करूं हिंदी वर्णमाला की। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, अगर मैं बोलूं कि वर्ण कितनी होते हैं हिंदी वर्णमाला में कुल, क्योंकि हमारी हिंदी की क्लास विशेष रूप से रह रही है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक से में यही लगता है कि 52 वर्ण कौन से होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पुट होता है, अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा कुल वर्ण 52 होते हैं। मैं एक एक चीज करवाऊंगा, 52 के 52 करवाऊंगा कि 52 कौन से होते हैं। ठीक है, यदि पूछे कुल वर्ण कितने होते हैं तो हमने 52 ही बताने हैं। यदि पूछे हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल वर्ण तो हमने बताने हैं 44। ठीक है, देखिएगा मूल वर्ण 44 होते हैं, कुल वर्ण 52 होते हैं। ये मूल वर्ण जो होते हैं 44, ये 2 भागों में बांटे जाते हैं। इस मूल वर्ण के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 भाग? देखिएगा, सबसे पहला जो है वो होता है स्वर। सबसे पहला स्वर कितने होते हैं? 11। और इसके साथ में जुड़ते हैं व्यंजन, ये दूसरा भाग होता है व्यंजन। ये कितने होते हैं? 33। यदि पूछे हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कम होते हैं, कुल स्वर 11 होते हैं, याद रखिएगा। तो मूल वर्ण पूछे तो 44 होते हैं, 11 स्वर और 33 व्यंजन। यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो बनता है वो होता है स्वर। चलिए करते हैं विस्तृत रूप से इन स्वरों को। स्वर क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो हमारे हृदय से हवा उठती है। ठीक है, और वो मुख विहिर से होकर बाहर निकलती है। ठीक है, तो स्वरों की परिभाषा को समझने के लिए हमें ये समझना होगा, या मैं यूं कहूं कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय हृदय से उठने वाली हवा बिना रुके बाहर निकले या स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, स्वतंत्र रूप से बाहर निकले, तो वो जो वर्ण है वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय जो हृदय से हवा उठती है वो स्वतंत्र रूप से बाहर निकलती है, वो जो ध्वनियां है वो स्वर ध्वनियां कहलाती है। यदि मैं बात करूं हिंदी में स्वर की,
तो हिंदी में स्वर जो है वो होते हैं 11, यानी हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, 11 होती है। कौन कौन से होते हैं देखिएगा, सबसे पहले ए, उसके बाद आ, उसके बाद छोटा ई, उसके बाद बड़ा ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद री, उसके बाद छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और अंत में आता है बड़ा ओ। हिंदी में स्वर यही होते हैं, एक ही संख्या पूछे तो 11 होती है। अब हमसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि हिंदी में कुल मात्राएं कितनी होती है। बहुत सी गाइड दे रखी है, उसमें हिंदी की मात्राएं जो है वो 11 बता रखी है, क्योंकि स्वरों के आधार पर मात्राएं बता दी। पर याद रखिएगा हिंदी में 11 मात्राएं न होके हिंदी में 10 मात्राएं होती है, यानी कि हिंदी में पूछे मात्रा कितनी होती है तो वो सिर्फ 10 होती है। वो कौन कौन सी होती है, चलिए मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मात्रा कितनी होती है और आज के बाद आपकी कोई संशय नहीं रहेगा। हिंदी में मात्रा 10 होती है। ए की कोई मात्रा नहीं होती, देखिए ए की कोई मात्रा जो है वो नहीं होती। उसके बाद आ की मात्रा, उसके बाद छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, उसके बाद ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, इसके बाद री की मात्रा, उसके बाद छोटे ए की मात्रा, उसके बाद बड़े ए की मात्रा, इसके बाद ओ की मात्रा, उसके बाद बड़े ओ की मात्रा। देखिए समझ में आया होगा आपको। 10 मात्राएं हैं। आ की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, उसके बाद छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, उसके बाद री की मात्रा, उसके बाद ए की मात्रा, उसके बाद बड़े ए की मात्रा, ओ की मात्रा और बड़े ओ की मात्रा। ये 10 मात्राएं होती हैं। अब हमारे सामने एक स्वर बच गया जिसका नाम है ए। कौन सा बचा? ए। ए की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए ए को जो है वो अदृश्य मात्रिक स्वर कहा जाता है। अदृश्य मात्रिक स्वर, ए को अदृश्य मात्रिक स्वर कहा जाता है क्योंकि इसकी मात्रा दिखाई नहीं देती, इसकी कोई मात्रा जो है वो नहीं होती। यहां तक समझ में आया होगा। एक चीज समझने वाली और है री की मात्रा, कि री की मात्रा कैसे लगती है। अगर ये है बिगनर्स के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं कि री की मात्रा कैसे लगती है। हम शब्द लिखते हैं कृष्ण, कृष्ण, हम लिखते हैं कृपा। इन सब में जो मात्रा लगी हुई है, कै के पैर में रे है, ये रे नहीं है, ये री की मात्रा है। किस प्रकार से लिखते हैं री, ये इसकी मात्रा ये होती है। कृष्ण लिखे, कृपा लिखे, इसमें ये मात्रा जो है वो रहती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई प्रश्न हो दिमाग में तो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा या बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। मैं इरेज कर रहा हूं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कृपया लाइक कीजिएगा। देखिए एक बात मैं और बता दूं आपको कि अलग से हिंदी के लिए किसी भी प्रकार के नोट्स बनाने की जरूरत जो है आपको नहीं है, क्योंकि मैं अपने वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा और उस लिंक से आप जो है वो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर सकते हो। मैं आपको करवाऊंगा उपलब्ध, वहां से आप डायरेक्टली मेरी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिएगा और उसको रीड कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद में ऐसा कोई तथ्य नहीं है जो रह जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर करवाऊंगा, हर एक पॉइंट क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। और उस नोट्स में आपको हर प्रकार की मिल जाएगा, जो भी तथ्य हो, आपका कोई पॉइंट हो, उसको देखने के बाद में ऐसा नहीं रहेगा कि बीच में छूट गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण की बात करूं तो सामान्य रूप से स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भाग है इसके? 2 भाग, 2 भाग। सबसे पहला जो भाग है
वो होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, इन्हीं स्वर को कहा जाता है लघु स्वर। लघु स्वर या इसको कहें मूल स्वर। मूल स्वर ये इसके अन्य नाम है। यदि अन्य नाम आ जाए तो भी हमें ध्यान में ये रखना है, मूल स्वर और लघु स्वर, ह्रस्व स्वर एक ही बात है। एग्जाम में चाहे कोई भी पूछे एक ही बात होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं देखिएगा, मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर पूछे तो वे स्वर जिनके उच्चारण करते समय कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, यानी कि फटाफट से जिनका उच्चारण हो जाए, वो जो है हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। यानी कि उच्चारण में कम समय लगे, उच्चारण में कम समय लगे, यानी कि एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय, ठीक है। और एक मात्रा का समय लगने के कारण इसको जो है वो एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी इनको कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा ह्रस्व स्वर है, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। उच्चारण में कम समय लगता है। इनकी संख्या की मैं बात करूं, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। माफी चाहूंगा, इनकी संख्या 4 ही होती है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है देखिएगा, ए एक मात्रा का समय लगता है, उसके बाद ई, उसके बाद छोटा ऊ, उसके बाद री। ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है वो मूल स्वर होते हैं। इनके उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है, यानी कि बहुत ही अल्प समय, कम समय लगता है, इसलिए इनको एक मात्रा का स्वर जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है दीर्घ स्वर। दूसरा भाग है दीर्घ स्वर। कौन से होते हैं देखिएगा दीर्घ स्वर, वे वर्ण ध्वनियां, वे स्वर ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे या एक मात्रिक स्वर से या लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, ठीक है। 2 मात्रा का समय कह सकते हैं, 2 मात्रा का समय जो है वो लगे, या इनको कहा जा सकता है द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, या इसको संधि स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को गुरु स्वर भी कहा जाता है। कोई भी आ जाए एक ही बात है, दीर्घ स्वर को कहा जाता है, उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, संधि स्वर और गुरु स्वर इसको कहते हैं। इनकी मैं बात करूं संख्या की, इनकी संख्या की मैं बात करूं तो इनकी संख्या होती है 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है देखिएगा, आ, इसके बाद बड़ा ई, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद छोटा ए, उसके बाद बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ये 7 जो है वो दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिएगा ये जो दीर्घ स्वर है इनको आगे फिर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है उसका नाम सिर्फ दीर्घ ही रखा गया है, दीर्घ, उसका अन्य कोई नाम नहीं दिया गया। वो 4 होते हैं, 3 होते हैं, आ, ई, ओ। ये 3 जो है इनको दीर्घ की श्रेणी में रखा गया है, यही नाम दोबारा दे दिया गया इसको। इसके बाद में बात करूं दूसरों की, जो दूसरा प्रकार है वो कहलाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इनको देखिएगा ध्यान से।
जो ये संयुक्त स्वर है, जो दीर्घ स्वर का आगे दूसरा भाग है, ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाए? क्योंकि संयुक्त का जो अर्थ होता है वो होता है दो के मिलाने से बने स्वर, ठीक है। और ये जो स्वर है संयुक्त स्वर, ये दो को मिलाने से बनते हैं। कौन कौन से मिलाएंगे और क्या बनेगा वो देखते हैं। सबसे पहले ए, इसके साथ में जोड़ा ई, ए और ई मिलकर के बना ए, छोटा ए, ठीक है। इसके बाद आ और इसमें मिलाया ए, ये दोनों मिलकर के बनता है बड़ा ए, ठीक है। इन दोनों के संयुक्त से बना है, संयोजन से बना है, इसलिए जो है संयुक्त स्वर कहलाए। इसके बाद दूसरा ए, इसके साथ में जुड़ा ओ और बना ओ, छोटा। इसके बाद आ और इसके साथ में जुड़ा ओ और ये मिलकर के बना बड़ा ओ, ठीक है। संयोजन से बना है इसलिए संयुक्त स्वर कहलाए। संख्या का पूछे इसके तो 4 होती है, 2 ये है और 2 ये है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जो आगे का वर्णन है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपको अदरवाइज कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा हिंदी का जो वर्णमाला वाला टॉपिक है, हिंदी का व्याकरण है, पूरा का पूरा वो करवा दूंगा मैं इसी चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।